ग्रुप 3 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आपके पास n-1 डी NS2 और ये डी कितना होता है? 1 होता है। n-1 डी और ये क्या रहेगा आपके पास? n2, ठीक है। और आपको पता है n यहाँ कितना होता है? इसके लिए n 4 होगा, 5, 6, 7, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3D1 4s2। इसकी कितनी होगी? 4D1 5s2, 5D1 6s2 और 6D1 7s2। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी रजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखिए। दे कंपाउंड आर कलरलेस, इसके जितने भी कंपाउंड होंगे ना दे आर कलरलेस कंपाउंड होते हैं। और दूसरा, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। डायामैग्नेटिक नेचर के क्यों होंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए, कहता जी आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम सपोज करो स्कैंडियम के पास 3 कंपाउंड बनाता है, Cl3 बनाता है, तो स्कैंडियम के पास कितना चार्ज हो जाएगा? +3। जब स्कैंडियम के पास +3 चार्ज होगा तो स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D1 और आपके पास 4s2 और ये आर्गन 18। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तीनों इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन किसकी बची? नोबल गैस की। और आपको पता है जब सारे इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में बन गए तो रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसीलिए कहता है कि sp3 के केस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए तो क्या है? ये डायमैग्नेटिक, और पेयर अप होते तो क्या होता है? कलरलेस भी होता है। इसलिए इसके जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कलरलेस और डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दूसरा, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्या क्या मतलब होता है बोलो? आपको ये सारे के सारे वैसे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं, हाँ, जिसमें जो मेटल्स होते हैं दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्यों? क्योंकि उनके पास तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो इसलिए वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर एक वर्ड आएगा रिएक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस as we move down the group, नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि स्कैंडियम की रिएक्टिविटी सबसे कम और इस लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक इन नेचर, या बेसिक होंगे जी। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसके जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे जी। सारे क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। तो ये इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी आपके पास ग्रुप 3 की। ऐसे ही आपने सारे अलग अलग ग्रुप की पढ़नी है हमें। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4, अब ग्रुप नंबर 4 के अंदर कौन है आपके पास? टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम। इसको टाइटेनियम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 4 टाइटेनियम, तो इसके सिंबल होते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम। ये हो, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4s2, 4D2 5s2 और 5D2 6s2, ये रहेगा जी। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर इनकी प्रॉपर्टी में देखिए क्या कहेगा? दे आर हार्ड मेटल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर हार्ड मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो
स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होती है, हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, वो भी ज्यादा होता है। दीज एलिमेंट आर अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बहुत ही अनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दे आर रिएक्टिव, ये लाइन याद रखना, दे आर इनएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। Zirconium and hafnium are silvery white. Zirconium and hafnium are silvery white. ये सिल्वर वाइट कलर के होते हैं जी, दोनों के दोनों, जर्कोनियम और ये आपका हैफनियम। इसमें इसका दूसरे का कलर नहीं दे रखा, इसमें ये बोला हुआ है कि ये जर्कोनियम और आपका हैफनियम में वो क्या है, व्हाइट कलर का, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट होता है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया आपके पास, और इसमें कोई खास बात है नहीं, वही सब बात रहेंगी। इनके जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी की वो +4 है, और पीछे वाले का जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी वो +3 था। तो ग्रुप नंबर 4 की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 होती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 4 के लिए। ये ऐसे आपकी बुक में ना सारे 1 बाय 1 दिए हुए हैं, इसको सब ढंग से पढ़ लिएगा। फिर आएगा ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 कौन था, वेनेडियम ग्रुप। एक वेनेडियम, इसमें वेनेडियम, नोविबियम और टेक्टेलियम, ये 3 होते हैं। वेनेडियम, नोविबियम और टेक्टेलियम होता है, या टेंटेलम बोलते हैं जी, नोविबियम के बाद टेंटेलम बोलते हैं इसको। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, आपके पास 3d3 4s2, 4d3 5s2 और 5d3 6s2 कहलाती है। ठीक है, ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी जी। फिर दूसरा देखिए, इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास ये +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं और +5 भी शो करते हैं, बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +5 ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी तो शो तो करते हैं बट ज्यादा स्टेबल नहीं होती। दीज मेटल ऑल्सो अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये लाइन अच्छी है जी इसकी। ग्रुप 5 वाले दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से, कल बताया था जी आपको कि जब वो एटम्स जुड़ते हैं उनके बीच में जो होल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसमें स्मॉल साइज एलिमेंट फिट कर देते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 5 बनाता है जी। नोविबियम आर यूज टू मेकिंग एलॉय ऑफ जेट इंजन। जो आपके जेट इंजन होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होता है ना, उसमें नोविबियम जो होता है उसका जो इंजन बनाने में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जी, कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जेट इंजन के एयरक्राफ्ट में यूज होता है, तो वो नोविबियम होता है। तो ऐसे कई कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, इन ग्रुप 5 के अंदर सिर्फ ये वेनेडियम ही ऐसा है जो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज ए रिएजेंट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन मैनी रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन के अंदर ये V2O5 जो होता है ना, वो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है, और जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, क्या काम करता है जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करवाता है, फास्ट कर देता है।
ठीक है, इसलिए जो वेनेडियम है वो आपके पास कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करता रहता है। सिर्फ वेनेडियम ही यूज होगा जिस ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है जी ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 में कौन कौन आते हैं? क्रोमियम ग्रुप आता है जी। ग्रुप नंबर 6 में कौन आएगा? क्रोमियम ग्रुप आएगा आपके पास। ये मेन है जी काफी। क्रोमियम, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके पास? क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन। ये ग्रुप नंबर 3d5 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं जी। ये 4d5 5s1 और 5d5 6s1। हाँ, वैसे इनके नीचे बस एक आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो वही कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अब इसमें देखिए, these elements show the variable oxidation state। ये +3 +4 +5 +6 भी शो करते हैं, बट जो इनमें आपके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अलग अलग शो करेंगे। जैसे आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ मोर स्टेबल, दे शो +3 +4 +5 +6, they all show the oxidation state, but most stable oxidation state of chromium +6। जैसे हाँ, वो ज्यादा वो स्टेबल होते हैं। +6 जो है वो क्रोमियम की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती रहेगी। फिर इनकी प्रॉपर्टी देखिए, दे आर हार्ड सिल्वरी व्हाइट मेटल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर, इनका तीनों का जो कलर होता है वो क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। सिल्वरी व्हाइट, हार्ड होते हैं जी ये। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हार्ड होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हार्ड होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और बहुत अच्छी लाइन है आपके पास, द टंगस्टन इज ए मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। पूरे मेटल के अंदर सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन बहुत ही हार्ड मेटल होता है, इसलिए इसका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जी आपके पास, क्रोमियम बीइंग रेजिस्टेंट टू कोलिजन इज यूज्ड इन द क्रोम प्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल। क्रोमियम जो है वो जितने भी आपके पास आयरन होता है, आपको आयरन कल बताया था, आयरन बहुत ही सस्ता और मजबूत, आयरन सस्ता और मजबूत एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है? इसमें रस्ट लग जाता है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी जो है वो ड्रॉबैक में आती है। इस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया? एलॉय बनाया था। और एलॉय क्या होता है? इस आयरन के अंदर कुछ अलग अलग एलिमेंट जैसे क्रोमियम, जिंक, कभी कुछ मिला के इसको एलॉय एक नया रूप दे देंगे। लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी क्या होती है कि उसको क्या नहीं होता? रस्ट नहीं लगता। इसलिए, और उसमें ज्यादातर आपको कौन यूज करने को मिलेगा? क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है वो ज्यादातर एलॉय में यूज होगा ही होगा। एक तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और दूसरा उसको क्या नहीं होने देता? रस्ट नहीं लगने देता। तो रस्ट नहीं लगने देगा तो उसका मतलब कौन होता है? वो क्रोमियम एलिमेंट ही यूज किया होता है, ठीक है जी। सब बेटू के सवाल पूछी जा रही है। नेक्स्ट देखो, ऑल दीज मेटल फॉर्म द एक्सीलेंट एलॉय। ये सारे के सारे मेटल जो है वो यूज होते हैं आपके पास एलॉय बनाने में, बट जो सबसे ज्यादा यूज होगा रजे वो कौन होता है? क्रोमियम होता है। क्रोमियम ही सबसे ज्यादा एलॉय बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्रोमियम इज यूज टू मेकिंग द फेरस एलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील, सिंपल स्टील, ये सब बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन फॉर्म वेरी हार्ड एलॉय विद स्टील विच आर यूज्ड इन मेकिंग कटिंग टूल्स। जितने भी आपके पास जो कटिंग टूल्स होते हैं, काटने वाले जो औजार रहते हैं वो बहुत हैवी, जो अलग अलग चीजों को काटते हैं वो किसके बने होते हैं? टंगस्टन और मोलिब्डेनियम के बने होते हैं, जो आयरन तक को काट देते हैं। उन सबको जो हैवी मशीन होती है ना कटिंग के लिए, उस वो मोलिब्डेनियम और टंगस्टन से ही बनी होती है, आयरन से नहीं बनी होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास, दीज मेटल्स एंड दे कंपाउंड आर यूज
इन ए नंबर ऑफ रिएक्शन, इसमें आपके पास क्या था जी, इस सारे के सारे मोलिब्डेनम है वो भी कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, क्रोमियम भी बहुत सारी जगह कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में भी यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट और प्रमोटर। ये जो है आपका मोलिब्डेनम वो प्रमोटर में भी यूज होता है और कैटलिस्ट की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। टंगस्टन का यूज होता है मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मोलिब्डेनम इज यूज इन एक्सरे ट्यूब्स। एक्सरे ट्यूब होते हैं ना, जो एक्सरे को बनाने में, जो एक्सरे को स्टोर करने में यूज होती है। जब एक्सरे होता है, एक्सरे निकालते हैं जिसके लिए, वो किसी ना किसी ट्यूब में स्टोर करके रखते हैं ना एक्सरे को, ताकि वो फैले नहीं। तो उस ट्यूब को बनाने के लिए मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। ठीक है, और टंगस्टन का पता ही अपने को, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के बनाने में। क्रोमियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, एक बहुत फेमस रिएजेंट है जी, आपको पता ही है, K2Cr2O7, मोस्ट फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ क्रोमियम K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज कलर का होता है जी, ये जिस कलर का ये मैंने मार्कर से लिखा ना, ये ऑरेंज कलर का होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, KMnO4 के बाद ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये है जिसकी प्रॉपर्टी आपके पास ग्रुप नंबर 6 की। फिर करेंगे ग्रुप नंबर 7, मैग्नीज। मैग्नीज ग्रुप, इसमें आपके पास मैग्नीज आएगा, टेक्टेनियम आएगा और रुहेनियम आएगा। मैग्नीज में आपके पास मैग्नीज, टेक्टेनियम और रुहेनियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आपके पास, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या रहती है, 3d5 4s2, 4d5 5s2 एंड 5d5 6s2, ये दिया है। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर इसकी जनरल प्रॉपर्टी वही सेम रहेगी। दे ऑल्सो शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +7 +4 +7, but most stable oxidation state is +4 and +7। इसके +4 और +7 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जितने भी आपके पास ये मैग्नीज होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। मैग्नीज के सबसे ज्यादा कंपाउंड शो करेगा जी आपको। ठीक है, जैसे इसमें एक कंपाउंड है आपके पास MnO2 और कंपाउंड है जी आपके पास Mn2O3, MnO2, MnO3 और MnO4 नेगेटिव, ये कंपाउंड है। अब इन कंपाउंड्स के अंदर सभी में से एक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पी ब्लॉक में किया था, कि आपके पास इन सभी का मेन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, या आप ये बोलो इसमें जो ऑक्साइड नेचर कितना आएगा, कौन ऑक्साइड बेसिक है और कौन एसिडिक, वो बताना है जी आपको। तो कैसे बताएंगे, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बताते थे। तो यार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, इसका कितना आएगा, +3 +4 +6 और +7, ये था। ठीक, तो एक चीज बताई थी आपको, जब भी ऑक्साइड्स होते हैं तो उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी देखने को मिलती है। अगर आपके पास एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे देखोगे, चार्ज के अकॉर्डिंग। जितना चार्ज ज्यादा होगा उसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा, ये हाईली एसिडिक होगा जी, और ये एसिडिक होंगे, और जो ये होंगे ये क्या होंगे, बेसिक होंगे, और ये वाला क्या होगा, एम्फोटेल। आपको बताया था जी कि जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होते हैं, और जितना ज्यादा चार्ज कम होगा उसके बेसिक कैरेक्टर उतने क्या होते हैं जी, ज्यादा होते हैं। तो ऐसे आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स के
सेम कंपाउंड है, एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो आपके पास सिर्फ चार्ज के बिहाफ पर इसकी बेसिसिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके यूजेस देखो, मैग्नीज आपको बताया जितने भी कैटलिस्ट होते हैं मैग्नीज के सबसे ज्यादा कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। फिर और उसमें रहीनियम इज यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक फिलामेंट, हाई टेम्परेचर थर्माकपल्स एंड द फ्लैश ट्यूब, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फिलामेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस होते हैं, उसमें इस टेक्टेनियम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस के अंदर। और रहीनियम इसका भी यूज कुछ ज्यादा खास नहीं दिया, और जिसका फ्लैश ट्यूब वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास 7th ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास 8th 9th और 10th, ये इकट्ठे दिए हुए हैं तो हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 8, 9 और 10। ग्रुप नंबर 8, इसमें कौन है? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। ग्रुप नंबर 9 में कौन होगा? कोबाल्ट, इरिडियम, इरिडियम। और ग्रुप नंबर 10 में कौन होगा जी? निकल, कॉपर, प्लेटिनम और प्लेटिनेट। ये तीन होते हैं ग्रुप नंबर 8, 9 और 10। इन सभी को एक साथ इसलिए लिखा गया क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना वो सभी सेम होते हैं, बस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, 4d6 5s2, 5d6 6s2। क्रोमियम के लिए कितना होगा? 3d7 4s2, 4d7 5s2, 5d7 6s2, 3d4 8 4s2, 4d8 5s2, 5d8 6s2। ये रहेगा जी। ठीक है, तो ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सभी 6 एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। Iron and cobalt show +2 and +3 oxidation state. Iron and cobalt show +2 and +3 oxidation state. कहते जी इसमें आयरन और कोबाल्ट जो होता है ना ये दोनों +3 और +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। बाकी जो है वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और जबकि निकल है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और ये नीचे वाले रेस्ट ऑफ द 6 एलिमेंट्स भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी के सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। फेरोमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो किसको क्या बोलेंगे हम? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जो पैरामैग्नेटिक से भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं। फिर कोबाल्ट एंड निकल आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एनी कंडीशन। कहते जी आयरन को तो रस्ट लग जाता है, बट जो कोबाल्ट और निकल होते हैं ना इनको एयर में भी रस्ट नहीं लगता। ये डू नॉट रस्ट। पर आयरन को खुले में छोड़ देंगे तो रस्ट लग जाएगा, बट कोबाल्ट और निकल को रस्ट नहीं लगता। ये क्या होते हैं? रस्ट फ्री होते हैं, इसलिए इनका भी काफी सारा यूज उसमें किया जाता है। हाँ, उनको भी नहीं लगता। फिर आएगा जी आपके पास इन सभी एलिमेंट को हम एसिटिक एसिड के साथ हम क्या कर सकते हैं? एसिडिक एसिड के साथ तो क्या करेंगे? सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन शो करते हैं, बट ये HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ये HNO3 के साथ डू नॉट रिएक्ट, बट H2SO4 के साथ ये रिएक्शन शो करेंगे।
क्योंकि H2SO4 की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये, अरे H2SO4 के साथ तो रिएक्शन शो कर जाएंगे ये, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन शो करोगे तो HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ये वैसे के वैसे इनर्ट ही पड़े रहते हैं, इसलिए बोलता है कि ये इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है जी। इसमें फिर आयरन के लिए बोलते हैं, कोई नहीं, दोबारा वो कर लेना, दोबारा ज्वाइन कर लेना। आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल। आयरन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला एलिमेंट है, ठीक है, बस उसकी कमी सिर्फ क्या ही होती है बेचारे की कि इसको रस लग जाता है, अदरवाइज इससे जैसा एलिमेंट कोई होता ही नहीं। ठीक, इसमें ऑस्मियम, रुदीनियम एंड ऑस्मियम, ये वाला ध्यान देना जी, ये दोनों रुदीनियम एंड ऑस्मियम, दे शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरी पीरियोडिक टेबल में ये दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी मैग्नीज +7 करता है, और इससे ज्यादा शो करने वाले कंपाउंड कोई नहीं है। बट जो आपका ऑस्मियम है ना, ऑस्मियम और रुदीनियम, वो जो है वो आपके पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, यानी 8 कंपाउंड, 8 बॉन्ड बनाते हैं जी। हाँ ठीक है, ये इसकी सबसे मेन खासियत वाली बात थी जी। फिर आएगा जी आपके पास जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट की फॉर्म में होते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं इनका स्पेसिफिक क्या है, कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करते हैं। अब ज्यादातर देखोगे ना, एक तो निकल वाली रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वाली रिएक्शन में देखना प्लेटिनम और प्लेटिनम ही यूज होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसमें सारी कुछ सारी चीजें हैं। फिर और आपके पास लास्ट है आपके पास ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। अरे नहीं, ये टॉपिक पूरा खत्म करो, कल और करेंगे, 2 चीजें रहेगी। नहीं, ग्रुप नंबर 11 कॉपर फैमिली। कॉपर होता है जी, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब बंद हो जाए तो बता देना भाई। कॉपर 3d10 4s1, 4d10 5s1, 5d10 6s1, ये होता है। ठीक है, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इस ग्रुप को कॉइन्स मेटल के नाम से जाना जाता है, कॉइनेज मेटल। इसको कॉइनेज मेटल के नाम से भी जाना जाता है। कॉइनेज मेटल क्यों बोला गया इन तीनों एलिमेंट्स को, कहता है इन तीनों एलिमेंट से सिक्के बनते हैं। कॉपर के कॉइन्स भी होते हैं, पुराने जमाने में चलते थे कॉपर के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के और गोल्ड के सिक्के तो अब भी चलते हैं, है ना। तो इन एलिमेंट को कॉइन्स मेटल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स के सिक्के बनाए जाते हैं, इससे इनको कॉइन्स मेटल के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो n-1 d10 और ns1 के नाम से इसको जाना जाएगा जी। नेक्स्ट है जी इसके पास दे शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर, कॉपर जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि आपके पास सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होती है, और गोल्ड की भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों से स्टेबल होते हैं। सिल्वर की सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है, जबकि गोल्ड की और आपके पास कॉपर की +1 और +2 दोनों ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए वो जितने भी कंपाउंड है वो कलरफुल कंपाउंड शो करेगा, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी माना जाएगा, क्योंकि फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन के रह जाएगी, 3d9 4s0 बन के रह जाएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास
दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये बहुत अच्छे कंपाउंड बनाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं कंपाउंड बनाने की। जैसे कॉपर है, कॉपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। सिल्वर के भी काफी सारे कंपाउंड होते हैं, गोल्ड के कंपाउंड थोड़े कम होते हैं। तो कॉपर और सिल्वर जो होता है उनकी कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास they compound in +1 oxidation state are colorless whereas in higher oxidation state they are colored। कहते जी आपके पास अगर इनमें से कंपाउंड +1 वाले होंगे तो वो कलरलेस होंगे, क्योंकि फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D10 सारे फुलफिल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी पूरी हो जाएगी, इसलिए कलरलेस। अगर +2 वाले हैं तो कहता कलरफुल होंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि फिर कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 3D9। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा अनपेयर्ड होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कलर शो कर सकता है। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज इन ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड क्या होता है ज्वेलरी में यूज होते हैं। और सिल्वर जो है आपके पास हैलाइड इन द यूजिंग फोटोग्राफी, सिल्वर जो आपके पास है ना सिल्वर हैलाइड होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, वो फोटोग्राफी कैमरे वगैरह के अंदर यूज होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका 11th ग्रुप। लास्ट ग्रुप है जी आपका 12th ग्रुप, जिंक। 12th ग्रुप जिंक, ये सबसे ही अलग है जी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। कितना होता है इसका 3D10 4s2, 4D10 5s2 और 5D10 6s2। क्या कहेगा, कहता जी इसकी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो इससे बिल्कुल अलग होती हैं बाकी सारे ग्रुप से। ये कलरलेस होते हैं, बाकी कलरफुल होते हैं। दे आर डायमैग्नेटिक, सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। और उसका रीजन एक ही बात पे आके रुक जाता है, वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सारी की सारी फुली फिल होती है। कहते हैं इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल होते हैं, तो इसके ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके कलर कंपाउंड शो कर सकते हैं, ना ये बॉन्डिंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना ही जरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। ये +1 और +2 दोनों करते हैं, बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए आपको कंपाउंड ज्यादा क्या मिलेंगे +2 में मिलेंगे। और नीचे जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ और कम होती जाएगी, इसलिए देखो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कम, ये उससे भी कम, और ये तो लिक्विड ही होता है, इसलिए नीचे जाएंगे तो स्ट्रेंथ की जो है वो कम होती चली जाएगी। तो मरकरी आपको पता नहीं लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिंक जो इनके हैं आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी ज्यादा स्टेबल होती है। फिर जिंक का यूज कहाँ करते हैं, एलॉय बनाने में, ब्रॉन्ज और ब्रास बनाने में इसका यूज किया जाता है। जिंक का जनरली बैटरी वगैरह में भी बहुत यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है आपको। मरकरी का यूज कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, गैस प्रेशर को, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके पास वो मीटर्स होते हैं थर्मामीटर वगैरह, उन यूज में किया जाता है वहां पर, और उसका जनरली कोई खास यूज नहीं होता। तो ये था जी आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, आज यहां तक कीजिए, कल नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। क्यों?